नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। देश के बदले हुए राजनीतिक हालात में अब युवाओं को राजनीति में मजबूती से आगे लाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जो पहल चल रही है उस पर हमें गौर करना चाहिए। राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति में पहले की तरह बुरे लोगों का कब्जा रहेगा। राजबोध के जनमंच के माध्यम से हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब मिलने लगा है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा के कुल 93 सांसद हैं, जिसमें 42 की उम्र 61 से ऊपर है, लेकिन 50 से 60 साल के बीच वाले सांसदों की संख्या 37 है। इसके अलावा 40 से 50 साल की उम्र वाले राज्यसभा के सांसदों की संख्या भी 9 है। इस छोटे से उदाहरण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब अप्रैल से जुलाई के बीच 29 राज्यसभा की सीटें भाजपा की खाली होगी तो वहां किस तरह से नए लोगों को मौका दिया जाएगा। कुछ वैसे ही जैसे पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री के लिए नए चेहरों को आगे लाया गया, वह राजनीतिक पंडित भी हैरान थे। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 90 में से 47 नए चेहरों को टिकट दी गई, यानी 52% लोग नए थे। इनमें से भी 50 साल से कम उम्र के 37 चेहरे थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी और शाह के युग में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में नवाचार हो रहा है, किस तरह से नए लोगों को सामने लाया जा रहा है। जबकि राज्यसभा के बारे में यह माना जाता है कि जो राजनीति में कम सक्रिय होता है उन्हें राज्यसभा के रास्ते उच्च सदन में भेजा जाता है। ब्रिटिश काल से परंपरा चली आ रही है, लेकिन मौजूदा समय में ऐसा लगता है कि इस मिथक को तोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो चुकी है। जिन नए चेहरों को राजनीति के माध्यम से देश सेवा में लाने का निश्चय किया गया है उनसे बात हो चुकी है। अब तैयारी राज्यसभा के बाद लोकसभा की भी है। 16 जनवरी को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में देश भर से आए हुए 146 क्लस्टर की बैठक हुई। दरअसल ये क्लस्टर लोकसभा के लिहाज से वो अनुभवी चेहरे हैं जिन्हें राजनीति में लंबे समय से काम करने का अनुभव है। इसी क्लस्टर बैठक के माध्यम से यह तय किया गया कि आने वाली 30 जनवरी तक प्रत्येक लोकसभा में कार्यालय खोल लिए जाएं और जिन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाना है इनके लिए भी अब चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। मौजूदा समय में जो लोकसभा के सांसद हैं उन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि उनकी टिकट की कोई गारंटी नहीं। जिस तरह से बदले बदले हालात है राजनीति के, वहां कई परंपराओं और मिथक को तोड़कर नए चेहरों को आगे लाया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लगी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार इस दिशा में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने सबसे पावरफुल और बड़े नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भारत न्याय यात्रा में लगी है। ऐसे माहौल में अमित शाह की मौजूदगी में जिस तरह से भाजपा की क्लस्टर बैठक हुई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी उत्साही है। जिस तरह से टारगेट फिक्स किया गया है 400 सीटों का, हालांकि मौजूदा दौर में ऐसा लग रहा है कि अभी दिल्ली दूर है, लेकिन जो तैयारी चल रही है वैसी तैयारी किसी और राजनीतिक दल की नहीं हो रही है। हर कदम जिस तरह से फूक फूक कर रखा जा रहा है, वहां एक एक सीट में किसे भेजना है, कौन सक्रिय है, कौन निष्क्रिय है, इस पर गहन चिंतन मनन चल रहा है। इनमें से एक उदाहरण छत्तीसगढ़ का आता है। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 15 साल हो गए थे, तब वहां राज्यसभा की एक सीट भूषण जांगड़े की खाली हुई थी। तब माना जा रहा था कि अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले भूषण जांगड़े जी की जगह हो सकता है पार्टी किसी ओबीसी वर्ग के नेता को टिकट दिलवाए, राज्यसभा में भेजे। इससे छत्तीसगढ़ के 2018 के विधानसभा चुनाव में आम मतदाताओं में, खासकर ओबीसी वर्ग के मतदाताओं में एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यही कारण था कि तब धर्मलाल कौशिक, जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी हुआ करते थे, उन्हें नामांकन फॉर्म लेने का निर्देश दिल्ली से मिल गया और वो फॉर्म ले भी लिए। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि 2014 का मोदी लहर में लोकसभा चुनाव
हारी हुई सरोज पांडे को 2018 में राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। जबकि धर्मलाल कौशिक से मीडिया ने इस बारे में पूछा कि आपने तो नामांकन फॉर्म ले लिया था, तब उनका जवाब आता है कि मेरे पीए ने गलती से राज्यसभा का फॉर्म ले लिया था। ऐसी राजनीतिक गलती का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। लेकिन अब बदले हुए हालात में जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट काम कर रहा है, वहां समझने वाली बात यह है कि आने वाली 22 मार्च को छत्तीसगढ़ की राज्यसभा की सीट सरोज पांडे की खाली हो रही है। और यहाँ यह भी गौर करने वाली बात यह है कि पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान राज्यसभा की सांसद सरोज पांडे की वैसी सक्रियता कहीं नहीं देखी गई जैसे कि आम चुनाव में उन्हें सक्रिय देखा जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई एक सोची समझी रणनीति थी या कुछ और, यह भी समझने वाली बात है। वैसे राजनीतिक गलियारों में इस बात की खासी चर्चा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कहीं भी सरोज पांडे से कोई कार्यक्रम नहीं करवाया गया। हालांकि अब चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता भी मिली, लेकिन जो सफलता मिली उसे राजनीतिक पंडित अप्रत्याशित मान रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार पहले से आशान्वित थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की ओर से उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 75 पार का नारा देते रह गए, उस पुरानी राजनीतिक घटना से कहीं आगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल में 8 नए चेहरों को मौका दिया, जिसमें खास तौर पर चर्चा होती है उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की, युवा मोर्चा के पहले अध्यक्ष थे। इसी तरह ओपी चौधरी जो पुराने आईएएस रहे, जिनकी उम्र महज 43 साल है। ऐसे युवा मंत्रियों का परफॉर्मेंस अब जमीन पर दिखने लगा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की सक्रियता बताती है कि वो जल्दी बड़े निर्णय लेने में सक्षम है। उन्होंने हाल में ही नक्सलियों से बातचीत के विषय में मीडिया के सामने ऐसी बात कही जिस पर अब यकीन हो रहा है कि मामला कुछ निर्णायक दौर पर आगे बढ़ सकता है। नक्सलियों से बातचीत करेंगे आप? बातचीत करेंगे क्या? मैंने कहा वीडियो कॉल पर भी मैं बात करने को तैयार हूं। मैंने ये कहा भाई मसला ये है, कारण तो बताएं। मैं नहीं, आप बात कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूं आप बात कर लीजिए, पूछिए तो कारण क्या है विकास को अवरुद्ध करने का। कौन सी ऐसी सरकार है जो शोषित करती है लोगों को, बताएं कोई। यदि नए दौर की भाजपा को समझना हो तो छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय व्यवस्था को भी समझना होगा कि जहां निर्णय लिया गया है राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक बुधवार को, यानी हर हफ्ते के बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी। ऐसी ही एक नई बैठक में कुछ नए बड़े निर्णय लिए गए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की भूमिका यहां सबसे ज्यादा उल्लेखनीय थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहमति से और ओपी चौधरी जैसे कुशल वित्त मंत्री की ओर से महतारी वंदन जैसी योजना को आगे बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार प्रत्येक विवाहित महिला को 1000 रुपए देने का जो चुनावी वादा किया गया था, उसे कैबिनेट की बैठक से मंजूरी की दिशा में एक शानदार पहल की गई है। कुछ और बड़ी पहल की गई है, जिसमें पिछली कैबिनेट बैठक के फैसलों पर गौर करें तो राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत हर साल 20,000 यात्रियों को दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में ही प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला किया गया है। इस लिहाज से करीब 80 लाख की जनता प्रभावित होगी, लाभार्थी होगी। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने का न केवल निर्णय लिया गया, इसी तरह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी भर्ती मामले में सीबीआई से जांच कराई जा रही है। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से मिशन मोड में काम किया जा रहा है और खासकर युवा नेताओं को आगे रखा गया है, उन्हें मंत्री बनाया गया है, उन्हें पावर दिया गया है, उन पर विश्वास बढ़ता गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में युवाओं को आगे लाने की योजना की झलक भी दिखेगी। यही कारण है कि कुछ पुराने लोकसभा के सांसद इन दोनों खासे परेशान हैं। राज्यसभा में भी कुछ नए बेहद पढ़े लिखे और प्रतिभावान युवाओं को राजनीति के माध्यम से देश और समाज की सेवा करने का एक शानदार मौका मिलने वाला है। ऐसे ही बदले हुए हालात में खबर मिली है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव सरीके युवा नेताओं को लोकसभा के माध्यम से चुनाव लड़वाया जाएगा। फिलहाल इस पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने की ऐसी ढेर सारी खबरें जो हम तक चलकर आती है, वहां लगता है कि राजनीति का यह नया दौर नवाचार का है, इनोवेशन का है, कुछ अलग हटके करने का है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ऐसे ही नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको 2017 में जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसी उदाहरण से आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से नए लोगों को राजनीति में
प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा होना भी चाहिए। फिलहाल देश में जब राम भक्ति का माहौल है, आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले 19 जनवरी को एक फिल्म जो हर किसी को देखनी चाहिए, नाम है उसका 695। ये राम भक्ति पर आधारित फिल्म है। 550 सालों का वो संघर्षित इतिहास इसमें बड़े पर्दे के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए। खासकर युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि आखिर फिल्म 695, जिसके प्रोड्यूसर श्याम चावला हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, एक बेहतरीन फिल्म बनकर निर्माण हुई है। तो इसी आग्रह के साथ आज इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।